आइए 18वीं सदी के एक ऐसे साम्राज्य के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं जिसने अकेले ही ताकतवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रातों की नींद उड़ा दी थी। जी हाँ, ये कहानी है मैसूर के शेरों की और उनके उस 32 साल लंबे संघर्ष की जिसने इतिहास के पन्नों पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इस टक्कर का पैमाना कितना बड़ा था, ये समझने के लिए हमें 18वीं सदी के दक्कन यानी दक्षिण भारत के माहौल को समझना होगा। मुगलों का पतन हो चुका था और सत्ता हथियाने की होड़ मची थी। ऐसे में अंग्रेजों के पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा करने के सामने मैसूर का साम्राज्य एक विशाल चट्टान की तरह खड़ा था। और हमारी स्क्रीन पर दिख रही ये टाइमलाइन उस महान 32 साल की गाथा को बहुत ही शानदार तरीके से बयां करती है। 1767 से लेकर 1799 तक का ये पूरा सफर 4 अलग-अलग युद्धों, बदलते गठबंधनों और बड़े ही नाटकीय मोड़ों में बटा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना: मैसूर का उदय। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मैसूर में नाम के लिए तो वोडियार राजवंश के राजा चिक्का कृष्णराज गद्दी पर थे, लेकिन असली ताकत थी उनके सेनापति हैदर अली के हाथों में। हैदर अली भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कूटनीति में उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने फ्रांसीसी इंजीनियरों की मदद से अपनी सेना का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया और सबसे बड़ी बात, भारत में पहली बार रॉकेट आर्टिलरी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। इस एक कदम ने अंग्रेजों को अंदर तक हिला के रख दिया था। अब आते हैं हमारे पहले अंक पर, हैदर का दबदबा, जो 1767 से 1769 तक चला। अंग्रेजों ने मैसूर को घेरने के लिए एक ट्रिपल अलायंस या त्रिपक्षीय गुट बनाने का प्लान बनाया। उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम को भारी रिश्वत का लालच दिया। लेकिन हैदर अली का पलटवार तो देखिए, उन्होंने अंग्रेजों की चाल उन्हीं पर उल्टी कर दी। हैदर ने रणनीतिक रूप से मराठों को पैसे देकर शांत कर दिया और निजाम को लालच देकर अपने ही पाले में कर लिया। मतलब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। और इस कूटनीतिक जीत का नतीजा क्या हुआ? हैदर अली ने ब्रिटिश सेना को इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि वे सीधे मद्रास जा पहुंचे। जरा कल्पना कीजिए, हैदर सचमुच मद्रास के फाटकों पर तलवार लिए खड़ा था। घबराकर अंग्रेजों को मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उन्हें वादा करना पड़ा कि अगर भविष्य में किसी ने मैसूर पर हमला किया तो वे मैसूर की मदद करेंगे। इसके बाद शुरू होता है दूसरा अंक, मैसूर के शेर का जन्म 1780 से 1784 के बीच। खैर, 18वीं सदी की राजनीति में वादे टूटने के लिए ही तो बनते थे। 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि को ताक पर रख दिया और कोई मदद नहीं की। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने मैसूर के इलाके में आने वाले फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर भी कब्जा कर लिया। इस धोखे ने हैदर अली के गुस्से को भड़का दिया और उन्होंने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने की कसम खा ली। और यहीं से 1781 में दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध बिल्कुल चरम पर था और तभी 1782 में कैंसर की वजह से हैदर अली का अचानक निधन हो गया। अंग्रेजों को लगा चलो मुसीबत टली, अब युद्ध आसानी से जीत लेंगे। लेकिन तभी मैदान में उतरे हैदर के 32 साल के बेटे टीपू सुल्तान। और सच कहूं तो टीपू अपने पिता से भी ज्यादा आक्रामक थे और अंग्रेजों से कहीं ज्यादा नफरत करते थे। टीपू के आते ही युद्ध और भी भयंकर हो गया। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ और आखिरकार 1784 में मंगलूर की संधि हुई। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये आखिरी ऐसा युद्ध था जहां कोई भारतीय शक्ति अंग्रेजों के सामने इतनी मजबूत और विजयी स्थिति में थी। दोनों ने एक दूसरे के इलाके लौटा दिए और टीपू का दबदबा कायम रहा। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। तीसरा अंक, श्रीरंगपट्टनम में अपमान, 1790 से 1792। टीपू अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों को अकेले हराना नामुमकिन सा है, इसलिए उन्होंने नेपोलियन और तुर्की के सुल्तान को खत लिखकर एक ग्लोबल अलायंस बनाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के सहयोगी राज्य त्रावणकोर पर हमला कर दिया। बस इसी बात ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भड़का दिया, जिसने एक बार फिर मराठों और निजाम को लालच देकर टीपू के खिलाफ एक विशाल घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने राजधानी श्रीरंगपट्टम को चारों तरफ से घेर लिया। 3 बड़ी सेनाओं की ताकत और अपनों की गद्दारी, टीपू पूरी तरह घिर चुके थे। मजबूर होकर उन्हें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और स्क्रीन पर दिख रहा है ये 3.3 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये उस जमाने में कोई मामूली रकम नहीं थी, जिसे अंग्रेजों ने टीपू पर थोप दिया। लेकिन इस राजनीति के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय पहलू भी था।
आधा राज्य छिन जाना तो तबाह करने वाला था ही, लेकिन जुर्माने की गारंटी के तौर पर टीपू को अपने 2 छोटे बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। एक पिता के लिए यह सबसे बड़ा और असहनीय मानसिक आघात था। अब हम पहुंचते हैं चौथे अंक पर, शेर की आखिरी दहाड़ 1799। दिन रात एक करके वो भारी जुर्माना चुकाने और अपने बेटों को वापस लाने के बाद टीपू का सामना हुआ नए गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली से। वेलेस्ली बेहद आक्रामक था। उसने मांग रखी कि मैसूर सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर ले। आसान शब्दों में कहें तो पूरी तरह से अंग्रेजों की गुलामी। लेकिन टीपू का जवाब एकदम साफ था, अपनी आज़ादी और संप्रभुता का सौदा बिल्कुल नहीं। घुटने टेकने से इनकार करते हुए टीपू सुल्तान ने वो ऐतिहासिक बात कही जो आज भी अमर है, भेड़ की तरह 100 साल जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। ये महज एक डायलॉग नहीं था, ये आखिरी सांस तक लड़ने के उनके अटूट फैसले का साफ ऐलान था। फिर आया 4 मई 1799 का वो दिन। अंग्रेजों का आखिरी हमला सिर्फ उनकी सेना की वजह से सफल नहीं हुआ, बल्कि मीर सादिक जैसे मंत्रियों की गद्दारी ने इसमें बड़ा रोल निभाया। उन्होंने किले के गुप्त दरवाजे अंदर से खोल दिए और इस तरह अपनी ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर दुश्मनों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। उपसंहार, मैसूर का पतन। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही तेज और खौफनाक था। टीपू के साम्राज्य के टुकड़े कर दिए गए और इसे अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया। बचे खुचे एक छोटे से हिस्से पर वोडियार वंश के एक बच्चे को कठपुतली राजा बनाकर बैठा दिया गया और अंततः सहायक संधि की वो जंजीरें मैसूर पर मजबूती से कस दी गईं। मैसूर की आज़ादी हमेशा के लिए छिन गई। तो इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं जो इस पूरे 32 साल के संघर्ष का निचोड़ है। यह हमें दिखाती है कि कैसे शुरुआती सैन्य और कूटनीतिक जीतों से शुरू होकर यह कहानी धोखे, युद्ध और अंततः एक महान साम्राज्य के पूरी तरह से पतन तक आ पहुंची। इन स्रोतों के हमारे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, अगर 1799 में श्रीरंगपट्टनम के वे गुप्त दरवाजे अपनों द्वारा कभी खोले ही नहीं गए होते, तो क्या भारत का पूरा औपनिवेशिक इतिहास कुछ और होता? इतिहास अक्सर ऐसे ही निर्णायक मोड़ों पर टिका होता है जो बड़े बड़े साम्राज्यों का भाग्य तय कर देते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।